नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य चावला स्वागत करता हूं आपका केस स्टडी बाय एजे की एक और नई वीडियो में। तो अपनी पिछले कुछ वीडियोस में हम इंडिया चाइना के रिलेशंस और इंडिया चाइना के बीच हो चुके झगड़े को डिटेल में समझ चुके हैं। इस बार मैं बात करना चाहता हूं भारत और नेपाल के रिलेशंस के बीच में आई हुई खटास के बारे में और उस सारे ड्रामे के बारे में जो फ़िलहाल भारत और नेपाल के बीच में चल रहा है। ड्रामे को पूरा समझने के लिए हम नेपाल की पॉलिटिक्स को पहले समझने की कोशिश करेंगे। बात को अच्छे से समझाने के लिए आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर चलता हूँ। ये बात है 2006 की। 2006 में नेपाल में राजशाही की समाप्ति हुई, लोकतंत्र को मौका मिला। तो उस समय नेपाल में 3 बड़ी पार्टियाँ उभरी। पहली नेपाली कांग्रेस, दूसरी नेपाली माओइस्ट पार्टी, तीसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसके नेता केपी शर्मा ओली नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। बात यहाँ से शुरू होती है कि 2017 में नेपाल के आम चुनाव में इन दोनों वामपंथी पार्टियों यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और नेपाल माओइस्ट पार्टी ने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा, जिस चुनाव में इस गठबंधन को काफ़ी सफलता मिली और नेपाली कांग्रेस पार्टी अच्छे तरीके से चुनाव हार गई। तो अब जब इस बात को 2.5 साल हो चुके थे, बारी आई थी केपी शर्मा ओली के कुर्सी छोड़ने और प्रचंड के नया प्रधानमंत्री बनने की। तो केपी ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर प्रचंड ने पार्टी में बखेड़ा खड़ा कर दिया। केपी शर्मा ओली की सरकार खतरे में आ जाती है। वहाँ से रोल शुरू होता है चाइना का। चाइना ने चाइनीज़ एम्बेसडर टू नेपाल को ये काम दिया कि वो नेपाल की सत्ताधारी पार्टी में आंतरिक सुलह बनाए और केपी शर्मा ओली की सरकार को बचाएं, जो वो कर भी पाई। सुलह इस बात पर हुई कि ओली 5 के 5 साल नेपाल के प्रधानमंत्री रह सकते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें पुष्प कमल दहल को पार्टी का एग्जीक्यूटिव चीफ यानी पार्टी का मुखिया बनाना होगा। यानी अब ओली सरकार के और प्रचंड पार्टी के मुखिया बन गए। लेकिन ओली बिना पार्टी को विश्वास में लिए ही अपने फैसले किए जा रहे थे। इस बारे में वो प्रचंड से भी कोई बात नहीं कर रहे थे। इस बात को लेकर प्रचंड को फिर गुस्सा आ गया, पार्टी में फिर झगड़ा खड़ा हो गया। इस बार प्रचंड ने देश के आंतरिक मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। ये कहना शुरू कर दिया कि कोविड-19 को भी नेपाल सरकार संभाल नहीं पाई है, नेपाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही है। इससे ओली की सरकार फिर से खतरे में आ गई। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि 8 मई 2020 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लिपुलेख पास पहुंचे एक सड़क का उद्घाटन करने के लिए। ये सड़क मानसरोवर कैलाश यात्रा का एक अहम लिंक मानी जाती है। ये यात्रा को आसान करने के काम आएगी। अब केपी ओली को अपनी सरकार बचाने का और अपनी जनता का नेपाल की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए एक मुद्दा मिल गया, मुद्दा राष्ट्रवाद का। क्योंकि दरअसल बात ऐसी है कि नेपाल उत्तराखंड के 3 हिस्सों लिम्पियाधुरा, लिपुलेख पास और काला पानी को अपना हिस्सा बताता है, इस पर क्लेम करता है। और ये क्लेम अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से चला आ रहा है। तो सड़क के उद्घाटन के बाद नेपाल ने भारी विरोध जताते हुए कहा कि लिपुलेख पास नेपाल का हिस्सा है और भारत वहां पर सड़क नहीं बना सकता है। इस बार केपी ओली शर्मा का दांव चल गया। उन्हें इस पर प्रचंड का सपोर्ट तो मिला ही मिला, वहीं विपक्षी पार्टी नेपाल कांग्रेस पार्टी का भी सपोर्ट मिला। लेकिन ये मुद्दा भी ज़्यादा दिन नहीं चला। प्रचंड ने फिर से नेपाल के स्थानीय मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि स्थानीय मुद्दे वाकई मजबूत हैं। जनता का ध्यान इस मुद्दे से हट गया तो फिर से केपी ओली की सरकार खतरे में आ गई। इस बार केपी ओली ने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट जारी करना और जनता को भारत के खिलाफ भड़काना सही समझा, ताकि ध्यान बांटा जा सके। अपने इसी मंसूबे को पूरा करने के इरादे से केपी ओली ने स्टेटमेंट दिया कि भारत में उनकी सरकार को गिराने के लिए साजिशें चल रही हैं। उनका ये पासा उल्टा पड़ गया और केपी ओली को प्रचंड ने धमकी दी कि या तो वो भारत पर आरोप साबित करे या फिर इस्तीफा दे दे। फिलहाल केपी ओली सरकार की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। कितनी ख़राब है ये समझने के लिए मैं आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि धड़ा किसका ज़्यादा मजबूत है। इस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरीट में कुल 9 सदस्य हैं, जिसमें से 6 प्रचंड के खेमे के हैं और 3 केपी ओली के खेमे के हैं। वहीं पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी में 44 सदस्य हैं, जिनमें से 30 प्रचंड के खेमे के हैं और 14 केपी ओली के खेमे के हैं। तो यहाँ पर साफ दिखाई पड़ता है कि प्रचंड की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो इसलिए केपी ओली फ़िलहाल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए
जनता को भारत के खिलाफ भड़काना चाहते हैं और चाहते हैं कि स्थानीय मुद्दों से ध्यान हट जाए और राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान लाया जा सके। इसी क्रम में केपी ओली ने नेपाल का नया नक्शा पास करवाया और उसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेखपास को नेपाल में दिखाया। वैसे आपको बता दूं कि इस क्लेम को लेकर भारत सरकार का ये कहना है कि ये मात्र आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट यानी सीमा का काल्पनिक विस्तार है, इससे कुछ नहीं होने वाला, तीनों इलाके अभी भी हमारे कंट्रोल में हैं। यहाँ पर मेरा ओपिनियन तो ये है कि ये सारा का सारा ड्रामा केपी शर्मा ओली सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए कर रहे हैं। वो जनता को भारत के खिलाफ भड़काना चाहते हैं और ताकि वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट का इस्तेमाल अपने चुनाव में कर सकें। उनका ये मंसूबा साफ साफ दिखाई पड़ा जब उन्होंने राष्ट्रपति को कहकर नेपाल के संसद का सत्र भंग करवाया और उसके बाद एक अध्यादेश लाने का प्रयास किया जिससे कि दल बदल कानून में कमज़ोरी लाई जा सके। ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, ताकि अगर प्रचंड केपी ओली की पार्टी से अलग होते हैं तो वो छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाकर नंबर क्रिएट कर लें जिससे कि उनकी सरकार ना गिरे। तो भारत सरकार को फिलहाल कोई भी बयान जारी नहीं करना चाहिए, बस चुप रहना चाहिए ताकि नेपाल की जनता को गुस्सा करने का कोई भी कारण ना मिल पाए और वहाँ पर आखिरी में नेपाल के प्रधानमंत्री पर ही इसका गुस्सा उतर जाए। और जहाँ तक बात केपी ओली की सरकार के बचने ना बचने की है तो मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि नेपाल की सरकार 2-4 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाएगी। केपी ओली को गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। केपी ओली के गद्दी छोड़ने के बाद प्रचंड अपने खेमे से माधव कुमार नेपाल को नया प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, क्योंकि अगर प्रचंड खुद प्रधानमंत्री बनते हैं तो वहाँ पर केपी उन पर यह आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने भारत के इशारे पर काम करके केपी ओली को हटाया और अब खुद प्रधानमंत्री बन गए हैं। खैर, ये तो इस मैटर में मेरा ओपिनियन था, बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ किसी और वीडियो में।